एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा पेशेंट में देखा जा रहा है, दैट इज़ यूरिक एसिड। हर पेशेंट तीसरा चौथा पेशेंट बोलता है मैडम हमें यूरिक एसिड हो गया है, या तो बढ़ रहा है, उसको किस तरह से कंट्रोल करें, या यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है इसके, क्या वजह है, एंड ऑल अबाउट यूरिक एसिड, है ना। तो आज इसके बारे में बात करते हैं एंड इसमें हम होम्योपैथी मैनेजमेंट के बारे में भी एंड में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी पूरी तरह से मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे पेज पर लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर ज्योति तिवारी। यूरिक एसिड, देखिए यूरिक एसिड एक केमिकल है जो हमारी बॉडी में बनता है, और अगर नॉर्मल मात्रा में रहता है तो वो एक प्रॉपर फंक्शन करके हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और यूरिन के थ्रू वो पास होता रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यूरिक एसिड की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा बनने लगती है ना, और वो डिपॉजिट होने लग जाती है। और जब ये मात्रा ज़्यादा बनने लग जाती है तो बॉडी में एबनॉर्मल चेंजेस आने लगते हैं, और वो चेंजेस हमें मेनली कहाँ दिखाई देते हैं। एक तो गाउट के फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं, जहाँ पर जॉइंट्स में मेनली सूजन देखी जाएगी, दर्द देखा जाता है। और ये जॉइंट कौन सा होगा, बिग टो, मेनली जो पैर के अंगूठे होते हैं, किसी एक जॉइंट को ये अफेक्ट करता है। पैर के अंगूठा हो गया या घुटने में हो गया, गाउट की तरह हमारे सामने आता है, बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है, इवन पेशेंट चल भी नहीं पाते हैं। और दूसरा ये देखा गया है कि इसके यूरेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं यूरिक एसिड के, और वो आगे चल के किडनी में स्टोन फॉर्म कर देते हैं, और फिर उसकी वजह से पेशेंट को कई बार यूरिन फ्रिक्वेंसी में प्रॉब्लम होती है ना, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर ये जो पेन है किडनी रीजन से लेकर के नीचे टेस्टिकल तक जाता है, नीचे की तरफ फ्लाई करता है। तो इस तरह से यूरिक एसिड को हमें इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए इनके कॉजेज़ जानना, इसका मैनेजमेंट जानना और इसके सिम्टम्स जानना ज़रूरी है। ये क्यों बढ़ता है बॉडी में, ऐसा क्या हो जाता है कि यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ने लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूरिक एसिड जो है ना, एक प्यूरिन नाम का सब्सटेंस है, उसके वजह से फॉर्म होता है। वो हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे फूड आइटम हैं जो हम खाने में लेते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, जिनके द्वारा हमारी बॉडी में प्यूरिन फॉर्म होता है। और वो प्यूरिन भी अगर गुड मात्रा में रहता है, वो ब्रेक होकर के यूरिक एसिड बनाता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर यूरिक एसिड नॉर्मल मात्रा में चल रहा है बॉडी में तो इट इज़ ओके, है ना, वो किडनी के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, फूड को एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन, हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी सही रहता है। बट अगर प्यूरिन की मात्रा बॉडी में ज़्यादा होगी तो यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो भी ज़्यादा होने लग जाएगा, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में गाउटी सिम्टम्स या फिर किडनी में स्टोन बनने लग जाते हैं। अब ये प्यूरिन जो है ये किन खाद्य पदार्थों में ज़्यादा मिलता है, कौन से ऐसे फूड आइटम है जिनमें प्यूरिन की मात्रा पाई जाती है। तो आप देखोगे मेनली जो लोग प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, या फिर जो लोग सी फूड्स ज़्यादा लेते हैं, मीट ज़्यादा लेते हैं, एग लेते हैं, वहाँ पर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, और वहीं पर मेनली देखा गया है कि जो प्यूरिन है वो ज़्यादा बनता है और यूरिक एसिड का आगे चल के प्रॉब्लम हो जाता है। जो प्रोटीन रिच डाइट है, लाइक दालें हैं, जो छिलके वाली दालें होती हैं, हम लोग वेजिटेरियन जो होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो छिलके वाली दाल हो गई, सूखे मटर हो गए, या ग्रीन मटर हो गए, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हैं लाइक स्पैनिच, इस तरह से कुछ नट्स हैं जहाँ पर प्यूरिन की मात्रा पाई जाती है। और अगर उनका ओवर इनटेक होने लग गया या बॉडी में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो वहाँ पर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह के सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं। देखिए सिम्टम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो अफेक्ट होने लग जाएंगे, जॉइंट पेन होने लग जाता है। और मेनली इसमें देखा गया है कि एक ही जॉइंट इन्वॉल्व होता है, ऐसा नहीं कि दोनों जॉइंट एक साथ पेन करने लग जाएंगे। नी जॉइंट में है तो घुटने में गाउटी आर्थराइटिस जैसा सिम्टम गाउट होता है, इसमें गठिया जिसे बोलते हैं, गठिया के सिम्टम लगने लग जाएंगे, दर्द होने लग जाएगा पैर बढ़ाने में, और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, सूजन हो जाएगी। जब आप उस पार्ट को टच करेंगे तो वो आपको गर्म लगेगा, छूने पे गर्म लगेगा। और दर्द, यस, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। कई बार ये जो अंगूठा है, पैरों का अंगूठा जिसे बिग टो बोलते हैं, वहाँ पर एकदम से स्वेलिंग, अचानक से स्वेलिंग आ जाती है, पेशेंट समझ नहीं पाते, लगता है किसी कीड़े ने काट लिया, या फिर लगता है हो सकता है पैर मुड़ गया हो। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं हमें देखने मिल जाते हैं। और फर्दर अगर देखें तो किडनी में भी अगर यूरिक एसिड प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, नॉर्मल मात्रा में है तो सही है, तो वहाँ पर अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो छोटे छोटे जो उसके क्रिस्टल्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो क्या करते हैं किडनी में जा कर के कहीं एक जगह इकट्ठे होने लग जाते हैं, और फिर वो स्टोन का फॉर्म ले लेते हैं, पथरी जिसे बोलते हैं। और फिर वो पथरी तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, किडनी रीजन से लेकर पूरा नीचे तक पेन आता है। वो महिलाओं में भी हो सकती है, पुरुषों में भी हो सकती है।
इसकी जो मात्रा है महिलाओं में आप देखोगे तो 2.7 से लगभग 5 तक रहता है, 5 तक नॉर्मल है, ठीक है, महिलाओं में। और पुरुषों में जो है ये 4.0 से 7.2 तक नॉर्मल रेंज है इसकी। तो रेंज को भी समझना ज़रूरी है, अगर इन बिटवीन, इस रेंज के बीच में आ रहा है, इट मीन्स कि आपका यूरिक एसिड नॉर्मल है। अब अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो हमें क्या क्या प्रिवेंशन लेनी चाहिए, कौन सी डाइट लेना चाहिए, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आपको हो गया है या नहीं भी हो, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी हमारी जो डाइट है, हमारा जो खान पान है, आहार है, वो संतुलित होना चाहिए शुरू से ही। ऐसा वेट ना करें, इंतज़ार ना करें कि ये यूरिक एसिड बढ़ गया उसके बाद ही लेंगे। इसीलिए मैं ये वीडियोस लेकर के आती हूँ कि जो मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो समझें कि इस तरह से संतुलित जीवन जीने से कई सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनसे बचा जा सकता है। जैसा कि मैंने आर्थराइटिस का वीडियो लिया था, अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो कई सारे कॉजेशन मैंने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी आप अपने आहार में सही रखें, रिच प्यूरिन डाइट को थोड़ा सा अवॉइड करें, जैसे मीट हो गया, सी फूड्स हो गए, या फिर ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट हो गया, आप लें लेकिन संतुलित मात्रा में लें। जैसे नट्स खाने की आदत है तो एक मुट्ठी भर खाने से अच्छा है कि आप 4 या 5 नट्स लें, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, या जो भी इस तरह से आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं वहाँ पर इस तरह ले सकते हैं। दालें हो गई, तो जो छिलके वाली दाल होती है, मेनली रात में कई बार लेट खाना होता है तो उनको अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है ना। कई बार मेटाबॉलिक एक्टिविटी आप लेट खा रहे हो तो ऑलरेडी बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो वहाँ पर आप अवॉइड करो कि छिलके वाली दाल रात में तो ना ही खाएं। और डेली भी हम इंडियंस को ट्राई करना चाहिए कि अल्टरनेट डे खाएं, चेंज कर करके खाएं, तो वहाँ पर उसकी भी मात्रा संतुलित हो जाएगी। कई सारे डेयरी प्रोडक्ट हैं, जैसे दूध है, अगर मलाई वाला आप दूध ले रहे हो तो उसमें भी हमें प्यूरिन की मात्रा मिलती है। तो जो मिल्क आप लेते हो उसे भी अल्टरनेट डे ले सकते हैं अपन, या 1 कप सुबह 1 कप शाम ले सकते हैं, बिना मलाई वाला छान करके ले सकते हो, या आजकल तो बिना मलाई वाला भी दूध आता है। तो आप उस तरह से अपने डाइट को संतुलित कर सकते हो। ग्रीन वेजिटेबल है, लीफी वेजिटेबल्स हैं, ऐसे कई सारे हैं जो कलरफुल वेजिटेबल्स इन्हें कहा जाता है, जो बहुत हेल्प करते हैं हमें डाइट में, तो आप वो ले सकते हैं। और मेनली जैसे पालक है, इसको अवॉइड कर सकते हो, बैगन है, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए अपनी डाइट में, जो यूरिक एसिड के लिए ज़्यादा प्रोन है, रिच प्यूरिन उनमें एक्चुअली पाया जाता है। इस भाषा को अगर आप समझ गए कि प्यूरिन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, तो हमें इन अपनी डाइट में इनको ब्रेक कर करके लेना चाहिए, हफ्ते में, 6 दिन में, 8 दिन में, इस तरह से। और दूसरी सब्जियों को आप ऐड कर सकते हैं, दूसरे वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। ये तो बात हुई अवॉइड करने की। अब है कि लेना क्या चाहिए, कौन से खाद्य पदार्थ हैं या क्या चीज़ें ऐसी लेनी चाहिए जिससे हमें बचा जा सके, हम इसका प्रिवेंशन कर सकें, यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ज़्यादा फॉर्म ना हो, संतुलित मात्रा जो मैंने बताई है, रेशियो भी बताया आपको मेल और फीमेल में, उससे ज़्यादा ना होने पाए। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले कहना चाहूँगी पानी की मात्रा सही रखें। वाटर इनटेक जो है, प्लेंटी ऑफ वाटर, एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास पानी आपको लेना ही चाहिए। 1.5 से 3 लीटर के बीच पानी की मात्रा होनी चाहिए। आपको प्यास अगर नहीं लगती है बार बार, तो सबसे अच्छी आदत है कि आपने बॉटल पूरा भर के रख लेना है और घुट घुट करके पानी आप पीते जाइए। तो पानी का एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा होता है धीरे पानी पीने से, और आप संतुलित मात्रा में पानी भी ले पाते हो। तो पानी, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स जितना ज़्यादा लें वो सबसे अच्छा है। इसमें विटामिन सी भी बहुत हेल्प करता है, जितने भी टॉक्सिक हैं या इस तरह के एलिमेंट्स हैं बॉडी में बाहर निकालेंगे। जब भी यूरेट्स ज़्यादा बने बॉडी में, जब भी यूरिया ज़्यादा बने, तो दे आर कॉल्ड टॉक्सिक एलिमेंट, जो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी, विषाक्तता करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, पॉइजनस इफेक्ट करते हैं। तो उनको यूरिन के थ्रू निकलना होता है। तो यूरिन कैसे पास होगी, जब किडनी में पानी का एब्जॉर्प्शन होगा और उस एब्जॉर्प्शन से पूरा जो बचे हुए क्रिस्टल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, वो पूरा यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो जो लोग पानी कम लेते हैं तो उनका क्या होगा, छन्ने के बाद भी वो कहीं ना कहीं आकर के जमा रहता है ना, और वो कॉन्सनट्रेटेड, गाढ़ा होने लगता है। उस वजह से जो भी यूरिक एसिड की मात्रा हुई वो उसका जमाव होने लग जाता है, और फिर वो स्टोन में या फिर केमिकल फॉर्म में हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाता है। तो अवॉइड करने के लिए पहले तो पानी बहुत ज़्यादा लें। दूसरा, आप खाद्य पदार्थ जैसे फाइबर डाइट हो गई, फाइबर लें। फाइबर का मतलब होता है फल ज़्यादा लें, फल के साथ साथ हरी सब्जियाँ ज़्यादा लें। जो कार्ब वाली चीज़ें हैं, जहाँ पे सुक्रोज ज़्यादा हो, शुगर ज़्यादा हो, शुगर भी यूरिक एसिड को बढ़ाता है, लीड करता है। और एक चीज़ और देखी गई कि जिन पेशेंट में यूरिक एसिड होती है उन्हें डायबिटीज़ की भी संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर शुगर, जो फ्रक्टोज होता है, केन फ्रक्टोज, ये भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की वजह से, इंसुलिन अगर असंतुलित हो गया, बहुत ज़्यादा आप शुगर की मात्रा ले रहे हैं खाने पीने में, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो वहाँ पर भी ये यूरिक एसिड एकदम से बढ़ता है। तो कोल्ड ड्रिंक वाली चीज़ें अवॉइड करें, ठंडा पानी अवॉइड करें, और फाइबर युक्त डाइट लें, रेशेदार सब्जियाँ लें,
फल लें आप, और प्यूरिन वाले जो भी मैंने अभी फूड प्रोडक्ट आपको बताए उनकी मात्रा कम कर दें, संतुलित कर दें, और अगर आपको है तो एकदम से उनको अवॉइड कर दें, अपने डाइट से उनको हटा दें अगर आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ आपको होम्योपैथिक मैनेजमेंट में आएंगे अगर आप, तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है यूरिक एसिड का। देयर आर सो मैनी मेडिसिन, और आप सभी को पता है कि होम्योपैथी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे, इंडिविजुअलाइजेशन पे बेसिस होता है कि पेशेंट के जो भी सिम्टम है, हर पेशेंट के, प्रत्येक पेशेंट के अलग अलग सिम्टम होते हैं, भले बीमारी एक होती है, उस आधार पर हम किसी भी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, जैसे हमारे पास बेंजोइक एसिड है, कैंथेरिस है, लाइको है, यूरिक बर्बेरिस वल्गैरिस है, देयर आर सो मैनी मेडिसिन, सारसापेरेला है जो हमें हेल्प करती है। लेकिन हम होम्योपैथ हर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने से पहले पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करते हैं और इंडिविजुअलाइजेशन के आधार पर ही मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर रेमेडी उठा के इसके लिए आप ले लो, ठीक है। तो बीइंग अ क्लासिकल होम्योपैथ मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, आप अपना पूरी तरह से केस दें, अपने सिम्टम दें। हर व्यक्ति के सिम्टम और उसका जो महसूस करना है वो अलग अलग होता है। आप क्या महसूस करते हैं, आपको तकलीफ के साथ क्या क्या हो रहा है, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें तो अपना केस अपने जिस भी फिजिशियन से बात कर रहे हैं पूरी तरह से दें और अपने आप को निरोगी बनाएं और स्वस्थ बनाएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।